इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के हमारे लेक्चर चल रहे थे और उसमें हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं 4 प्रॉपर्टीज को लेके। उसी सीक्वेंस में आज हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। 5वीं प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। 5वीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी का कहना है कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स सिचुएशन में होता है। अब इस प्रॉपर्टी को आगे समझने से पहले इसमें दो वर्ड हैं, एक कन्वेक्स और एक ओरिजिन। ये दोनों वर्ड आपको समझने पड़ेंगे कि ये होता क्या है और उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। इस कन्वेक्स और ओरिजिन को समझाने के लिए अगर हम ग्राफ पेपर पर इस चीज़ को समझें कि सपोज कीजिए ये एक ग्राफ है कर्व को लेके। हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये कहती थी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आता होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा ग्राफ है 0x/y। इसमें ये जो 0 है इसको बोला जाता है ओरिजिन। इस कर्व को अगर हम देखें तो इस कर्व की ये हमारी बैक साइड है, यानी कि बैक वाली साइड है, और ये इस कर्व की इनर साइड है। तो कर्व की जो बैक वाली साइड होती है उसे बोला जाता है कन्वेक्स, और कर्व की जो इनर साइड होती है उसे बोला जाता है कनकेव। तो एक कर्व की जो बैक साइड उसे कन्वेक्स बोला जाता है और जो इनर साइड है वो हमारी कनकेव बोला जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको समझा दूँ कि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये बता रही थी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आता हुआ होता है। तो नीचे की तरफ आने के तो 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये देखें OXY, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व सपोज कीजिए ये भी हमारा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर हम दूसरे कर्व को देखें, ये अगर इंडिफरेंस कर्व को मान लिया जाए तो ये भी हमारा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी कि इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आएगा, वो अपने आप में आधी प्रॉपर्टी थी, यानी कि आधी कंडीशन थी। तो लेफ़्ट टू राइट तो हमारा ये भी नीचे आ रहा है और लेफ़्ट टू राइट ये भी हमारा कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आएगा तो वो किस पोजीशन में नीचे आएगा। अगर हम देखें तो ये जो पहला वाला इंडिफरेंस कर्व है इसकी जो कन्वेक्स पोजीशन है वो ओरिजिन की तरफ है, और दूसरे ग्राफ में देखें तो इस कर्व की जो इनर साइड है ये हमारी कनकेव है। तो पहला जो ग्राफ है इसमें जो इंडिफरेंस कर्व हमारा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आया है वो कन्वेक्स पोजीशन में नीचे की तरफ आया है, जबकि दूसरे ग्राफ में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आया है ये कनकेव पोजीशन में नीचे की तरफ आया है। यानी और पहले ग्राफ में ओरिजिन की तरफ कर्व की कन्वेक्स पोजीशन है और दूसरे ग्राफ में ओरिजिन की तरफ कर्व की कनकेव पोजीशन है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा कन्वेक्स पोजीशन में नीचे की तरफ आएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि जो ग्राफ है वो कनकेव पोजीशन में नीचे की तरफ आ ही नहीं सकता। यही इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें समझना है कि अगर ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में होगा, तो अपने आप में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रॉपर्टी ने तो ये कह दिया कि वो कन्वेक्स पोजीशन में होगा, यानी कि कनकेव पोजीशन में नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि कनकेव पोजीशन में क्यों नहीं हो सकता। तो इस प्रॉपर्टी के एक्सप्लेनेशन में दोनों ही चीज़ें हमें समझनी है। पहला कि अगर इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स पोजीशन में आएगा तो उसके पीछे रीजन क्या है, एक तो आपको ये समझना है। और इस प्रॉपर्टी का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन निकल के आता है कि इंडिफरेंस कर्व कनकेव पोजीशन में कभी भी नीचे की तरफ नहीं आ सकता, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की जो ओरिजिन की तरफ कनकेव पोजीशन कभी नहीं हो सकती। तो कनकेव पोजीशन क्यों नहीं हो सकती इसको भी आपको समझना है। तो अभी इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये था कि आपको ओरिजिन, कन्वेक्स और कनकेव इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे दूँ, और इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो भी आपको बता दूँ। अब इस प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन हमें समझना है। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि जिसमें यह कहा गया है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में होगा। अब बात आती है कि इस प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो किस आधार पर किया जाता है।
तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है MRS का, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, MRS। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इस प्रॉपर्टी को समझाया जाता है। MRS क्या होता है, पहले तो आप MRS को समझ लीजिए, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। MRS को अगर हम डेफिनेशनल वे में देखें तो MRS को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर अनदर। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो एक रेट है जिस रेट से जो कंज्यूमर एक गुड के लिए दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करता है। इस बात का क्या मतलब है? जैसे कि आपकी जो इंडिफरेंस टेबल थी उसमें आपने देखा था कि उसमें हमने दो गुड को लिया था, गुड X और गुड Y, और उसमें धीरे अगर टेबल को दोबारा से हम रिमाइंड कर दें कि इसमें दो गुड हैं, गुड X है और गुड Y है। कंडीशन क्या है डिफरेंस टेबल की कि आपको दो प्रोडक्ट के ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखना है कि जिनमें सभी कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले। और सेटिस्फेक्शन को सेम लेवल का बनाए रखने के लिए हम अगर गुड X की यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो गुड Y की यूनिट्स में कमी करते हैं, जिससे कि हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो हमारा सेम बना रह जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यह जो टेबल हमने बनाई थी उसमें ये जो डाटा हमने लिए थे कि जैसे गुड X थी, इसको 1 2 3 4 5 एक यूनिट हम बढ़ाते चले गए, और उसके बदले Y की यूनिट्स में हम कमी करते चले गए, 12 8 5 3 2 कमी करते चले गए। तो ये जो Y की यूनिट्स में हमने कमी करी है, ये कमी क्या हम कुछ भी यूनिट से कुछ भी फिगर इसमें लिख सकते हैं या इस फिगर के पीछे कोई पैटर्न होता है? इकोनॉमिक्स में हम किसी भी लॉ को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो टेबल में जो भी डाटा है, डाटा आप चाहे कोई भी ले, लेकिन उस इकोनॉमिक्स का जो लॉ है, वो लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो हमसे कहता है, उसके अकॉर्डिंग हर टेबल का अपने लॉ के अकॉर्डिंग एक पैटर्न होता है। हमें उस पैटर्न को फॉलो करना होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी फिगर को ले सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न हमारा उस टेबल में आना चाहिए। अब इस टेबल का क्या पैटर्न है पहले वो समझ लीजिए कि जैसे हमने 12 के बाद हमने कुछ यूनिट कम करी 8 लिख दिया, फिर उसके बाद कुछ कम करी हमने 5 लिख दिया, फिर कुछ कम करी हमने 3 लिख दिया, फिर हमने 2 लिख दिया। तो क्या ये हमने अपनी मर्जी से कुछ भी फिगर्स को लिख दिया या इसके पीछे कोई पैटर्न हमारा चल रहा था? उस पैटर्न को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके टेबल के पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे शुरुआती तौर पे आपकी गुड X की आपके पास 1 यूनिट थी और गुड Y की आपके पास 12 यूनिट थी। धीरे धीरे हम X की एक यूनिट को बढ़ाते गए और Y की यूनिट्स में कमी करते चले गए। अब ये कमी करने के पीछे पैटर्न क्या है, इसी चीज़ को सबसे पहले आपको समझना है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम होती है, और अगर उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाए तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चॉकलेट है और आपके पास 15 या 20 चॉकलेट्स हैं, तो उस चॉकलेट्स की इम्पोर्टेंस आपके लिए कम हो जाएगी। यानी कि अगर कोई आपसे 2 चॉकलेट मांगता भी है, 3 चॉकलेट मांगता भी है, तो आप इजीली उसे 2-3 चॉकलेट दे सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास केवल 3-4 ही चॉकलेट्स हों तो फिर आप किसी के 1-2 चॉकलेट मांगने पर हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा उसे ना दें, क्योंकि कम चॉकलेट होने की वजह से वो चॉकलेट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो उसी आधार पे जैसे देखा जाए कि जैसे हम यहाँ पे Y की यूनिट में कमी कर रहे हैं और Y के बजाय हम X को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हीं दोनों प्रोडक्ट के बीच में कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, यानी कि X आ रहा है और X के बदले Y को हम छोड़ रहे हैं। अगर हम पहले कॉम्बिनेशन में देखें तो X की केवल 1 यूनिट है और Y की 12 यूनिट है, तो दोनों के कंपैरिजन में Y की बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं कंज्यूमर के पास और X की केवल 1 यूनिट है। तो Y की इम्पोर्टेंस कंज्यूमर के लिए काफ़ी कम होगी क्योंकि उसके पास Y के बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं और X की केवल 1 यूनिट है। तो शुरुआती तौर पे वो X की 1 यूनिट के बाद उसने 2 यूनिट करी, यानी कि 1 यूनिट उसने इंक्रीज करी, लेकिन उसे ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से करना है कि उसका टोटल सेटिस्फैक्शन में कमी ना आने पाए, टोटल सेटिस्फैक्शन उसका सेम रहे। तो शुरुआती तौर पे चूँकि उसके पास Y की बहुत सारी यूनिट थी तो उसने X की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हो सकता है कि वो Y की 4 यूनिट छोड़ने को तैयार हो जाए। जैसे 12 से कम होकर वो 8 पे आ गया, यानी कि 4 यूनिट उसने छोड़ दी। अब इसके बाद क्या हुआ
कि इसके बाद उसके पास कंज्यूमर के पास x की 2 यूनिट और y की 8 यूनिट हो गई। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में उसकी x की यूनिट में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो x की इंपॉर्टेंस उसके लिए थोड़ी सी कम हो जाएगी और y की यूनिट 12 से कम होकर 8 पे आ गई। तो y की इंपॉर्टेंस, चूँकि y की यूनिट्स अब उसकी कम होनी चालू हुई हैं, तो उसके लिए y की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जाएगी और इस वजह से वो आगे अगर सेक्रीफाइस करने की बारी आती है तो वो शायद उतना एक सेक्रीफाइस ना करे जितना कि उसने पहली बार किया था। जैसे अब हम तीसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं, तो x की 2 से बढ़ा के उसने 3 यूनिट करनी, यानी कि x की एक और यूनिट उसने हासिल किया और x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए उसे y की कुछ यूनिट यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। अब कंज्यूमर को पता है कि मेरे पास पहले 12 यूनिट थी और 12 में से मैंने 4 छोड़ दी, तो मेरे पास केवल 8 यूनिट बची है। तो अब मेरे पास कम यूनिट है, तो कम यूनिट होने की वजह से y की इम्पोर्टेंस कंज्यूमर के लिए बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो अगला सेक्रीफाइस है पिछले से कम हो जाएगा। तो 8 के बाद उसने केवल 3 ही यूनिट का सेक्रीफाइस किया, यानी कि वो 5 यूनिट पे आ गया। तो पहली बार उसने 12 से 8 यानी कि 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया था, दूसरी बार उसने 8 से 5 यानी कि 3 यूनिट का केवल सेक्रीफाइस किया। तो जैसे जैसे y की यूनिट्स में कमी आती जाएगी, सेक्रीफाइस करते जाने से जैसे जैसे y की यूनिट में कमी आती जाएगी, वैसे वैसे y की जो इम्पोर्टेंस है वो कंज्यूमर के लिए बढ़ती जाएगी और इस वजह से हर अगला जो सेक्रीफाइस है वो पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाता है। इसी चीज़ को एक प्रॉपर टेबल में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमारी ये टेबल है, ये वही टेबल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉपरली एक्सप्लेन सारी चीज़ों को किया गया है और MRS को भी इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो इस टेबल को पहले मैं आपको समझा देता हूँ और इस टेबल को समझने के बाद हमारा जो ग्राफ है उस ग्राफ इस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। जैसे गुड x की आप 1 2 3 4 5 आप एक एक यूनिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। 1 से 2 यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज हुई, 2 से 3 यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज हुई, 3 से 4 यूनिट फिर 1 यूनिट आपने इंक्रीज करी, फिर 4 से 5 यूनिट फिर 1 यूनिट आपने इंक्रीज करी। लेकिन x की हर अगली यूनिट के लिए आपको y की कुछ यूनिट यहाँ पे छोड़नी पड़ेंगी, जिससे कि आपका टोटल सेटिस्फेक्शन सेम रहे। तो पहले शुरुआत में आपके पास y की 12 यूनिट थी और सबसे पहले आपने y की 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, यानी कि x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए आपने y की 4 यूनिट को छोड़ दिया। अब आपके पास y की केवल 8 यूनिट बची। अब चूँकि y की यूनिट्स पहले से कम हो जाएंगी, इसने y की इम्पोर्टेंस आपके लिए पहले से बढ़ जाएगी। इसने अगला जो सेक्रीफाइस है वो आपका पिछले सेक्रीफाइस से कम हो जाएगा। इसके बाद आपने x की 2 से 3 यूनिट करी, यानी 1 यूनिट और बढ़ा दी और इस x की एक्स्ट्रा 1 यूनिट के लिए अब आपने y की केवल 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, क्योंकि y की यूनिट ऑलरेडी आपके पास कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से y की इम्पोर्टेंस आपके लिए बढ़ गई थी और y की इम्पोर्टेंस बढ़ने की वजह से आपने y की जो सेक्रीफाइस है वो पिछले सेक्रीफाइस से आपका कम हो गया। तो अब आपकी y की यूनिट 8 से कम होकर 5 पे आ गई, आपने केवल 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, फिर आपने x की एक और यूनिट इंक्रीज करी, 3 से 4 पे आ गए। फिर इस एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए फिर अपने y की यूनिट को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे कि टोटल सेटिस्फेक्शन आपका ना बढ़े। तो यहाँ पे जो y की जो यूनिट्स हैं पहले 12 थी, फिर 8 थी, 5 थी, यानी कि जैसे जैसे आप सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं y की यूनिट्स कम होती जा रही हैं और जैसे जैसे y की यूनिट्स कम होती जाएगी वैसे वैसे y की जो इम्पोर्टेंस है वो आपके लिए बढ़ती जाएगी और इम्पोर्टेंस बढ़ने की वजह से हर अगला जो सेक्रीफाइस है वो पिछले सेक्रीफाइस से कम हो जाएगा। इस वजह से अगली एक x की एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए आपने y की केवल 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, तो 5 से कम होकर हम 3 पे आ गए। अब आपके पास y की केवल 3 यूनिट बची हैं, यानी कि y की इम्पोर्टेंस आपके लिए और बढ़ गई है। इसी वजह से अगले लेवल पे आपने x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए y की केवल 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया और आपकी y की यूनिट 3 से कम होकर 2 पे आ गई। तो यहाँ पे अगर हम y की सेक्रीफाइस देखें तो पहले आपने 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर 3 यूनिट का, फिर केवल 2 यूनिट का, फिर केवल 1 यूनिट का, यानी कि y का हर सेक्रीफाइस, हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम है। यानी कि जैसे जैसे हम y की यूनिट्स कम होती जा रही हैं वैसे वैसे y की इम्पोर्टेंस आपके लिए बढ़ती जाएगी और उस वजह से हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाएगा। तो टेबल का पैटर्न क्या है कि y में जब सेक्रीफाइस करने की बारी आएगी तो हर नेक्स्ट सेक्रीफाइस आपका पिछले सेक्रीफाइस से कम होना चाहिए।
अब वो चाहे आप 12 से चालू करें, चाहे वो 15 से चालू करें, चाहे वो 20 यूनिट से चालू करें वाई की, आप कितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट से चालू करें, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल कंडीशन है जो हमारे लाइफ में, सभी के लाइफ में एप्लीकेबल होता है। अगर आप खुद भी अपने प्रैक्टिकली अपने ऊपर इस बात को सोचें तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ हमारे पास कम होती है उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है और फिर हम उसको ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। तो वही जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, उसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को यहाँ पे टेबल में हमें फॉर्म करना है। तो ये जो आपकी इंडिफरेंस टेबल बनी थी, ये जो अब शुरुआत में हम इंडिफरेंस टेबल लेक्चर 1 से ही लेके चल रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने वाई की यूनिट्स को कम करने के लिए हमने कुछ भी फिगर यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कुछ भी फिगर नहीं लिखा गया है, इसके पीछे एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि जैसे जैसे वाई की यूनिट कम होती जाएगी, कंज्यूमर के लिए वाई की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी और उस वजह से हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाएगा। और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वाई की यूनिट्स में कमी की गई थी। तो यही जो प्रैक्टिकल सिचुएशन इस टेबल में दिखाई गई है। तो यहाँ पे वाई की यूनिट में जो सेक्रीफाइस है उसे हम देखें तो पहले 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर हमने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। तो सिंपली यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उसका सेक्रीफाइस यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये तो हमने वाई की यूनिट का सेक्रीफाइस किया। अब ये जो सेक्रीफाइस हम वाई की यूनिट में कर रहे हैं, तो इस सेक्रीफाइस करने की जो रेट है, अगर हम इस सेक्रीफाइस करने की रेट को कैलकुलेट कर दें तो ये जो रेट निकल के आएगी उसी रेट को MRS बोला जाता है। अब बात आती है कि रेट कैसे कैलकुलेट होगी। तो पहले तो MRS को दोबारा से और समझ लीजिए कि इस टेबल से क्या पता चला कि x की हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए y की यूनिट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से हमारा कम होता जाएगा और प्रैक्टिकली ये होता ही है। तो इस वाले कॉलम में तो आपने जो y की यूनिट में कितने यूनिट्स का y में कितने यूनिट्स का आपने सेक्रीफाइस किया वो यूनिट्स आपको बताई गई हैं कि पहले आपने 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर 3 यूनिट का, फिर 2 यूनिट का, फिर 1 यूनिट का। ये जो आपने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है, अगर इस सेक्रीफाइस करने की रेट को कैलकुलेट कर दिया जाए तो वो जो रेट होगी उसी रेट को MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो MRS कैलकुलेट कैसे होगा, यानी कि वो रेट कैसे कैलकुलेट होगी। रेट कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि x की हम जैसे 2 गुण में x की यूनिट को हम बढ़ा रहे हैं, तो x की पर यूनिट इंक्रीज करने के लिए आप y की कितनी यूनिट छोड़ रहे हैं, यानी कि y की जो सेक्रीफाइस करने की जो रेट कैलकुलेट करी जाएगी वो x की पर यूनिट इंक्रीजमेंट के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी कि x की 1 यूनिट को इंक्रीज करने के बदले, पर यूनिट इंक्रीज करने के बदले अब y की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना है। और इसके लिए फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है MRS का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स। तो इस आधार पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पहली कंडीशन पर सबसे पहले आपने x की 1 एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए y की 4 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। तो आपका MRS कैसे कैलकुलेट होगा, MRS चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y में चेंज हुआ, 4 यूनिट में कमी आई, और x में चेंज हुआ कि आपने 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया यहाँ पे, और दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके MRS कैलकुलेट हो गया -4। इसके बाद आपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखें तो आपने y की 3 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है और उसके बदले x की 1 यूनिट को आप इंक्रीज किया है। तो MRS कैसे कैलकुलेट होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि -3 अपॉन +1 इज इक्वल -3। तो -3 आपका MRS कैलकुलेट होकर आ गया। फिर आपने नेक्स्ट टेबल पे x की 1 यूनिट को इंक्रीज किया और उसके बदले y की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, तो फॉर्मूले से आपका MRS कैलकुलेट होकर आया -2। फिर नेक्स्ट लेवल पे आपने x की 1 यूनिट को इंक्रीज किया और y की 1 यूनिट को आपने डिक्रीज किया, तो MRS कैलकुलेट होकर आ गया -1। तो MRS को देखें तो हमारा -4 -3 -2 -1 हमारा आ रहा है। और ये MRS जो हमारा सेक्रीफाइस की जो रेट है वो हमारे हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से हमारा कम होता जा रहा है, यानी कि MRS हमारी डिक्रीजिंग है, -4 -3 -2 -1, यानी कि हमारी जो MRS है वो हमेशा डिक्रीजिंग होती है, वो कभी भी इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकती। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप किसी गुड की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइस करने से जैसे जैसे उसकी यूनिट्स में कमी आती जाएगी उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ती चली जाएगी, और इसकी वजह से हर अगला जो सेक्रीफाइस है
वो पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाएगा। और इसी वजह से आपका जो MRS है वो हमेशा डिक्रीजिंग रेट में आती है, यानी कि हर अगली MRS पिछले से कम होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो हमारे जो भी इंडिफरेंस कर्व की जो टेबल हमारी बनाई जाती है उसमें MRS हमारा डिक्रीजिंग होता है। और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखें तो हमारा MRS किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए वो हमेशा डिक्रीजिंग ही होगा, वो इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ आप अपने ऊपर प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को किसी प्रोडक्ट को लेके सोच सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए भी आपका जो MRS है वो हर प्रोडक्ट के लिए वो डिक्रीजिंग ही होता है, वो इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि आपका जो हम प्रॉपर्टी हमारी पाँचवीं चल रही थी कि जिसमें ये बताया गया था कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो इस सबसे पहले बात यह आती है कि इस प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो किस आधार पे दिया जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो MRS के आधार पे दिया जाता है, ठीक है। और MRS को हमने इस टेबल में समझ लिया है कि MRS आपकी हमेशा डिक्रीजिंग होगी, वो आपकी इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से हमारा कम होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने समझाया था। MRS का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि चेंज इन डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स। तो MRS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया था। और इस फॉर्मूले में हमने ये जूम किया था कि जो गुड एक्स है उसे कंज्यूमर सब्सटीट्यूट कर रहा है, यानी कि उसे इंक्रीज कर रहा है, और उसके बदले प्रोडक्ट वाई को छोड़ रहा है। इसी चीज़ को नीचे लिखा है इट इज़ एज्यूमिंग दैट गुड एक्स इज सब्सटीट्यूटिंग बाय द कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है, यानी कि गुड एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट को लेके आ रहा है फॉर गुड वाई, यानी कि वाई के बदले। दैट इज कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, तो कंज्यूमर जो है वो गुड एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा है, एंड सेक्रीफाइसिंग द यूनिट्स ऑफ गुड वाई, और वाई की जो यूनिट्स है उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये हमारे इस प्रॉपर्टी को समझने के पीछे के कुछ बेसिक्स थे, जिसमें अभी आपने कन्वेक्स को समझ लिया, ओरिजिन को समझ लिया, MRS को समझ लिया, उसका फॉर्मूला भी देख लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी जो MRS है वो डिक्रीजिंग होती है, आपने इसको समझा। और इस प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी आधार पे किया जाएगा। अब हमारी जो कंडीशन जो शुरू में मैंने आपको समझाया था कि इस प्रॉपर्टी का ये कहना था कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में होगा, वो कनकेव पोजीशन में नहीं हो सकता। तो अब इसी को आपको समझना है कि कन्वेक्स पोजीशन में होगा तो क्यों होगा, और कनकेव पोजीशन में नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। अब इन दोनों को हमें MRS से ही समझा जा सकता है, यानी कि इसमें हमें यही देखेंगे कि दोनों सिचुएशन में से किस में हमारी MRS डिक्रीजिंग आ रही है। जिसमें हमारी MRS डिक्रीजिंग आएगी वही सिचुएशन हमारी जो इंडिफरेंस कर्व की है वो होती है, क्योंकि MRS हमारा हमेशा डिक्रीजिंग ही होता है। अब हमें ये देखना है कि कन्वेक्स पोजीशन और कनकेव पोजीशन किस में हमारी जो MRS है वो डिक्रीजिंग पोजीशन में आ रही है। इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा है जिसमें दोनों ही कंडीशन को इसमें लिया है, और दोनों कंडीशन को मैं आपको समझा देता हूँ। पहले कंडीशन है आपकी दो ग्राफ हैं, जिसमें पहले में कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स पोजीशन में है ओरिजिन की तरफ, और दूसरे ग्राफ में जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव पोजीशन में है। पहले ग्राफ को पहले हम देख लेते हैं। इसमें गुड एक्स की एक यूनिट को आप बढ़ा रहे हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7। पहले 1 यूनिट पे आपकी एक्स की इतनी मात्रा आप यूज कर रहे थे, फिर आपने एक्स की यूनिट 1 से बढ़ा के 2 किया तो वाई की मात्रा में कमी आई, आप ऊपर से नीचे वाले पॉइंट पे आ गए। तो अगर हम ऐसे अपने एक्स की यूनिट को बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे वाई की यूनिट्स आपकी कम होती जा रही हैं। अब इसमें जो MRS है वो हमारा डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, सबसे पहले ये देखना है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एक्स की यूनिट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वाई की यूनिट में हमारी कमी होती जा रही है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने वाई की इतनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर उसके बाद आपने उससे कम यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर उससे कम यूनिट का, फिर उससे कम यूनिट का, फिर उससे कम यूनिट का, फिर उससे कम यूनिट का। यानी कि इसमें वाई का हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से हमारा कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे वाई की यूनिट बढ़ती जाए, वाई की यूनिट कम होती जाएगी, वाई की इम्पोर्टेंस आपके लिए कम होती है, आपके लिए इंक्रीज होती जाएगी कंज्यूमर के लिए। और वाई की इम्पोर्टेंस इंक्रीज होने की वजह से हर अगला जो सेक्रीफाइस है वो पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाएगा। और ये जो सिचुएशन है वो आपकी इस सिचुएशन में शो हो रही है कि जब आपका इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में है।
अब अगर हम इंडिफरेंस कर्व को कनकेव पोजीशन में बना दें तो क्या होता है, इसमें भी आपकी एक एक यूनिट एक्स की बढ़ती जा रही है और उसके बदले आप वाई की यूनिट को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। तो वाई की यूनिट के सेक्रीफाइस को देखें तो पहले आपने वाई की इतनी यूनिट सेक्रीफाइस किया, फिर उससे ज़्यादा यूनिट, फिर उससे ज़्यादा यूनिट, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। यानी कि जैसे जैसे वाई की यूनिट में कमी होती जा रही है वैसे वैसे हर अगला वाई में हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से आपका ज़्यादा होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका जो MRS है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन को दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इस तो आपका जो MRS है जो डिक्रीजिंग पोजीशन में कब आ रहा है, जब आपका इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में है। तो इसलिए यह कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी का यह कहना है कि जो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में आएगा, वो कभी भी कनकेव पोजीशन में आ ही नहीं सकता। यही और इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, केवल हम इसको MRS से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है। क्यों, अगर हम कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स पोजीशन में क्यों आएगा नीचे, क्योंकि इसी पोजीशन में आपकी जो MRS है वो डिक्रीजिंग पोजीशन को शो कर रही है। और कनकेव पोजीशन में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी जो MRS है वो इंक्रीजिंग पोजीशन को शो कर रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी कनकेव पोजीशन में नीचे नहीं आ सकता, वो हमेशा कन्वेक्स पोजीशन में ही ओरिजिन की तरफ होगा, कभी भी वो ओरिजिन की तरफ कनकेव पोजीशन में नहीं हो सकता। यही आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपकी और बची है जिसे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कर देंगे।